वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं 10वीं कक्षा का विज्ञान विषय का पहला अध्याय जो एनसीईआरटी बुक में छठा अध्याय है। तो हम लोग देखते हैं अध्याय 6 का पहला 6.1 जैव प्रक्रम। छठा अध्याय जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है वह जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम का प्रथम जो पॉइंट है उसको हम लोग आज शुरुआत के रूप में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जी हाँ, सभी जीवधारियों, कहने का मतलब है सभी जितने भी जीव हैं धरती पर, सभी को जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है। इंसान का जीवन जीने का तरीका, एक पशु का जीवन जीने का तरीका, एक पक्षी का जीवन जीने का तरीका, उनके जीवन में जो विभिन्न गतिविधियां होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। इंसान जैसे सांस लेता है, उनके लिए सांसों के लिए एक श्वसन अंग का निर्माण, जिसे हम लोग नाक कहते हैं, फेफड़ा के थ्रू, फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। जैसे कुछ जीव हैं, जैसे मछली पानी में रहता है, उनके लिए वो गिल्स होता है, गलफड़ा से वो श्वसन क्रिया करती है। अलग से श्वसन अंग उनके शरीर में नहीं होता है ना। इस तरह से और भी जीव हम देखें, जैसे कॉकरोच देखते हैं तो कॉकरोच के लिए ट्रेकिया होता है। इस चर्चा हम लोग आगे करेंगे। जो एक श्वसन वाहिका है जो शरीर के विभिन्न भागों में वो वाहिकाएं खुलती है, वहां से ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जीवधारियों की अपनी एक निश्चित अलग व्यवस्था होती है जिससे जीवन संबंधी कार्यों का संपादन होता है। अभी तो मैंने एक सांस लेने की चर्चा किया है, श्वसन के साथ साथ उसकी गति है ना। जैसे कोई तितली उड़ती है, इंसान चलता है, कुछ जानवर, कुछ जीव जंतु रेंगते हैं, है ना। उनकी वृद्धि भी होती है, उनमें पोषण, ये सारे टॉपिक पे अलग चर्चा हम लोग करेंगे। पोषण में से भोजन करने का तरीका भी एक अलग होता है। श्वसन की चर्चा भी किया, वो भी अलग होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रियाएं भी अलग अलग ढंग की होती है और उनके पचित भोजन के उत्सर्जन, उनके रक्त संचार या वायु का परिवहन जो उनके शरीर में होता है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती है तो भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ, सभी जीवों के भिन्न भिन्न होती है और इन्हीं जैविक क्रियाओं के आधार पर, है ना, इन्हीं जैविक क्रियाओं के आधार पर, है ना, ये आधार है, इन्हीं जैविक क्रियाओं के आधार पर पता चलता है कि वे सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं। नहीं, उनके जो कुछ गति है, उनकी जो कुछ गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सारी क्रियाओं के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं कि वे सजीव है या फिर निर्जीव है। सजीव और निर्जीव की पहचान हमें इन्हीं क्रियाओं के आधार पर करना होता है, हम लोग करते हैं। एक्चुअली हमें जो ये गति होती है, जीवों की गति, ये सजीव है या निर्जीव है, इनकी पहचान में हमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवों की जो ये क्रियाएं होती है ना, वह विभिन्न गति जो होती है वो कुछ हमें तो आभास होता है और कुछ नहीं, आभास नहीं होता है। जैसे आप देखिए, माने पेड़ पौधे, जीव श्वसन लेते हैं, हम सांस लेते तो समझते हैं एक सांस लेने की क्रिया को देखते अनुभव करते हैं, लेकिन पौधे की सांस लेने की प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं। तो अंतर होता है। अब कुछ और चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जीव है, जैसे वायरस जो है ना, वायरस, अभी इसे विषाणु कहा जाता है ना, इसे क्या कहते हैं, विषाणु। ये सजीव है या निर्जीव,
कहा जाए तो इस विषय पर अभी भी द्वंद्व है, सजीव कहें कि निर्जीव कहें, द्वंद्व बना हुआ ये। क्योंकि सजीव के जो लक्षण हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने चर्चा किया, गति, वृद्धि, पोषण, शोषण, ये लक्षण तो दिखनी चाहिए, उन्हीं के आधार पर हम लोग करते हैं ना, ये सजीव है या निर्जीव है। यहां अब ये वृद्धि है, ये वृद्धि तो दिखता है, लेकिन वो कंडीशनल वृद्धि है। कहने का मतलब अगर वायरस यहाँ है तो ये वायरस अपने आप ये वृद्धि नहीं करेगा, इसको वृद्धि करने वाला एक जगह चाहिए। ये वायरस जब जीव में यानी मनुष्य में अगर पहुंच जाता है तो जीव जो है, वायरस का जो है, जीव जो है तो होस्ट का काम करता है। ये समझ रहे हैं, ये होस्ट का काम करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वायरस जो है ना, वो जीवों के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही वह वृद्धि कर दिखाता है। माने वायरस जीवों के शरीर में प्रवेश करने पर ही वृद्धि करता है। समझ रहे हैं ना? बाकी अगर देखते हैं तो वो सारे निर्जीव जैसा लक्षण आ रहा है इसका। अगर वातावरण में पड़ा हुआ है तो वो एक का एक पड़ा हुआ हो सकता है, पता चला 2-3 घंटे में वो खुद भी मर गया, खत्म, उसकी वृद्धि तो होती ही नहीं। तो ये इस तरह की बात चर्चा है कि जो भी जीवधारी जीवन है उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है और उनमें ये सारे लक्षण दिखते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं, कहते हैं, जिसमें वो वृद्धि लक्षण दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई भी नहीं पड़ती है। दिखाई नहीं पड़ना या मालूम नहीं होना, इसका एक कारण जो बता रहे हैं वह ऐसे रूप में है, समझ सकते हैं कि जैविक क्रियाओं के आधार के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि जीवों में वास्तविक गति जो है वो आणविक स्तर पर होता है। आणविक स्तर कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर जीव की चर्चा करते हैं तो जीव जो है, जैसे हमारा शरीर देखते हैं, हमारा शरीर कौन से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। कोई दिक्कत? देखिए, हमारा शरीर कोशिका का बना होता है, ये आप पहले से भी जानते हैं। जिस तरह से मकान में एक एक ईंट जोड़ करके मकान का निर्माण होता है, इस तरह हमारा जो शरीर बना है ना, शरीर के हर एक अंग का निर्माण एक छोटी इकाई से बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि यह जो कोशिका है वह जीव द्रव्य का एक इकाई है। नहीं, कोशिका जीव का एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, इसको लिख लेते हैं ना। कोशिका जीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। तो ये कोशिका है और कोशिका में पाया जाता है, विभिन्न अंग कोशिका में पाया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसमें है ये कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य भी कहते हैं, है ना। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव द्रव्य जो है ना, ये जीव द्रव्य का अंग्रेजी नाम भी याद रखिए, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है ना, जीव द्रव्य का मुख्य रूप से ये समझिए कि मूल आधार है, जहां जीवों की माने जीवन की अस्तित्व की यदि चर्चा करते हैं तो यहीं पर इसका संभव होता है। तो
हम जो कहते हैं जीवों में वास्तविक गति जो आणविक स्तर पर होती है, तो वो इसीलिए कहते हैं कोशिका तो एक खुद एक सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम तो एक नंगी आंख से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटी क्या है। और उसके अंदर जो अंग होती हैं वो जीव द्रव्य मुख्य रूप से उनके जीवन संबंधी, जीव द्रव्य नाम ही पड़ता है, जीवन से संबंधित द्रव्य उसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यहाँ संपन्न होती है। इसलिए कहा था जीवों में वास्तविक गति कहाँ होती है, तो आणविक स्तर पर संभव होते हैं, और जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। नहीं तो इसको भी हम लोग नोट कर लें, जीव द्रव्य में ही, जीव द्रव्य, यहाँ द्रव्य होना चाहिए ना, द्रव्य ने द्रव्य, जीव द्रव्य में ही, जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। और ये जीव द्रव्य कहाँ काम में जो काम होता है वो किस स्तर पर होता है, तो हम समझते हैं कि आणविक स्तर पर होता है, माने अणु के रूप में बिल्कुल सूक्ष्म स्तर में ये काम होता है। इसलिए जीवों की कुछ गति का हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। जीव जो अपनी ऊर्जा का निर्माण करती है, उसको कैसे निर्माण करती है हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने खाया भोजन, पानी पिया, भूख मिटा, प्यास मिटा, अब ऊर्जा का निर्माण कैसे होती है हमें तो नहीं पता चलता है, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म स्तर पर होती है, हर कोशिकाओं तक ये कार्य होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पोषण, श्वसन, इन सारे अध्यायों में ये बात क्लियर होगी, कैसे हम लोग का जो भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि हमारे शरीर में हमारे शरीर जो कोशिका की बनी होती है, और कोशिका के कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका ही है। जीव का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है, और जीव कोशिका को जीव द्रव्य भी कोशिका में जीव द्रव्य होता है, जिसे सजीव का सारा गुण जिसमें कि मौजूद होते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए, कोशिका अगर कोशिका के अंतर्गत कोशिका के आधार पर जीव का निर्माण होता है तो किस प्रकार से होता है, इसकी भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नहीं, जैसे कोशिका है, कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है, और उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करता है, और फिर एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे अगर हम कहते हैं पाचन तंत्र की चर्चा करते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। तो मुंह में भी विभिन्न तरह की कोशिकाएं बनी हुई है। जैसे दांत देखिए, दांत का निर्माण, दांत कितना कठोर है, शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत माना जाता है। ये भी याद कर ले, शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत कहा जाता है। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके अध्ययन से संबंधित हैं, आपके समान जानकारी संबंधित है, उसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। आप समय के अनुकूल उसे नोट करके भी रख सकते हैं। शरीर जो कि यहाँ पर अभी इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर चर्चा होती है तो हमें उससे अध्ययन करने में क्या दिक्कत है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर के सबसे कठोरतम अंग क्या है, दांत। चलिए याद रखेंगे। हम यहाँ कह रहे थे ये कि दांत कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से अंग का निर्माण होता है। उत्तक विभिन्न तरह के उत्तक होते हैं। अब हमारे ओठ हैं, यहाँ का जो चमड़ा है वो देखिए बहुत मुलायम है, तो यहाँ की अलग कोशिकाओं का निर्माण हुआ है,
कोशिकाओं से निर्माण हुआ है। हमारे दांत की जो निर्माण हुआ है वो भी अलग कोशिकाओं से निर्माण है, अलग कोशिकाओं से या कोशिकाओं से निर्माण करता है उत्तक, विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं, उन उत्तकों से हमारा निर्माण हुआ है। इस तरह से मुंह एक हमारा अंग है, दांत हमारा एक अंग है और जीभ एक अंग है। फिर आमाशय, हमारे जो पोषण का जो पाचन जहाँ होता है वो आमाशय होता है। फिर आमाशय में आप लीवर जानेंगे, अग्नाशय जानेंगे, गोल ब्लैडर जानेंगे, एसोफेगस जानेंगे। ये सारे अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। तो एक जैव प्रक्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये सारी जीव द्रव्य में, जीव में, सभी सजीवों में ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अपनी एक निश्चित व्यवस्था बनी होती है। उसके आधार पर जीवों का संचालन होता है। वो अपने जीवन के विभिन्न क्रियाविधियों का संचालन वो अपने आधार से करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अब तक में क्या देखा कि सभी जीवधारियों में जीवन जीने की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिससे जीवन संबंधी कार्यों का संपादन होता है ना। जीवन के संबंधी जो कार्य है उनका संपादन होता है, जैसे गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, इन सारों की ये सारी गतिविधि होती है। अब देखिए, जीवों की क्रियाओं के आधार पर पता चलता है कि वे सजीव हैं। नहीं, आज जीवों में वास्तविक गति कहाँ पर होती है? आणविक स्तर पर होती है। हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त बातों की चर्चा की है जिससे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने चर्चा किया है तो कि वायरस के बारे में, कि वायरस क्या सजीव या निर्जीव, इसमें द्वंद्व है, क्योंकि ये अपने वातावरण में स्वयं विकसित नहीं करता है, यह जीवों के शरीर में प्रवेश करने पर ही वृद्धि करता है, यानी जीव इसका होस्ट का काम करता है ना, होस्ट का काम करता है। इसके बाद हम लोग चर्चा की हमारे शरीर की जो इकाई, शरीर जो बना हुआ वो कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिका जो जीवों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। याद रखेंगे इस बात को कंप्लीटली आप इसको ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, आगे हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया, यही किया कि भाई सभी जीवधारियों में जीवन जीने की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिससे जीवन संबंधी कार्यों का संपादन होता है, और जैविक क्रियाओं के आधार पर पता चलता है। आधार होगा यहाँ, है ना, आप सही कर लेना। आधार का पर पता चलता है कि वे सजीव हैं या फिर निर्जीव हैं। जीवों में वास्तविक गति आणविक स्तर पर होती है। जीवों की वास्तविक गति है वो आणविक स्तर पर होती है। चलिए, इन सारे बातों के अवलोकनों उपरांत हम लोगों ने अब आगे बढ़ने का ठान लिया है। अब क्या है, जैव प्रक्रम की जैसे चर्चा कर रहे थे, अब जैव प्रक्रम में आ जाते हैं। अब देखिए, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। भैया, जैव प्रक्रम की चर्चा हम लोगों ने छुपे रूप से पहले भी कर दिया है। जीव की अपनी एक व्यवस्था होती है, और उस व्यवस्था की चर्चा हम लोगों ने किया है ना। वो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में गति करना, वृद्धि करना, शोषण करना, पाचन काम करना, उत्सर्जन करना, परिवहन करना, ये सारे प्रक्रम तो उसके अंतर्गत होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वही चीज कह रहे थे कि सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे जैव प्रक्रम कहलाती है। अब वो जीवों की जो अनुरक्षण मेंटेनेंस करने के लिए जो क्रियाएं हैं वो क्या हो सकती है? तो जैसे पोषण से क्या मिलता है? भोजन। फिर शोषण से क्या मिलता है? तो ऊर्जा। और भोजन को पाचन करने के लिए क्रिया होना जरूरी है। अच्छा, भोजन का जो पोषक तत्व का जो निर्माण होता है वो शरीर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन कार्य भी आवश्यक है ना। परिवहन का जिससे ट्रांसपोर्ट होता है ना, सामान ढोता है, इसलिए आपके शरीर में आमाशय में छोटी आंत में जो भोजन पच के तैयार हो जाता है ना, उन पौष्टिक कणों को यह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ श्वसन क्या करती है? उन पौष्टिक तत्वों को ऊर्जा के रूप में बदलने का काम करती है, और फिर ऊर्जा को परिवहन करने का काम रक्त करता है ना।
रक्त करता है। और भी आगे पढ़ेंगे। और जो अपचित भोजन होते हैं वह शरीर से बाहर मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है ना, इससे उत्सर्जन क्रिया भी कहते हैं। ये सारी क्रियाएं जो कहलाती है वह जयप्रकम कहलाती है। तो यही कहना है यहाँ। फिर से एक बार देखते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है जयप्रकम कहलाती है। जयप्रकम, एक लाइन का सवाल का जवाब। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण बोले तो मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस करने के लिए सारा क्रिया करना होगा ना। आपके अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए आपके पिताजी विभिन्न तरह के कार्य को संपादन करते हैं। आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, आपके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, आपके घर का व्यवस्था करते हैं, आपके वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, आपके सारे कार्यों की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से जीव भी अपना जीवन को मेंटेनेंस करके चलाने के लिए विभिन्न तरह के क्रिया करते हैं। यही है जयप्रकम। और इस चैप्टर में हम लोग इसी जीवन की मैंने इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि विभिन्न जो जयप्रकम का प्रक्रियाएं जो चर्चा हम लोगों ने किया है उनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे, फिर आगे विस्तृत से देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख जयप्रकम का एक मात्र परिचय के रूप में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। विभिन्न जयप्रकमों का एक परिचय देखते हैं। देखिए पोषण की जब चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ में थोड़ा सा इंग्लिश टर्म को भी याद रखना लगता है जरूरी है, करना चाहिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बोलते हैं पोषण का। तो पोषण में क्या होता है? तो पोषण में समान सी बात है, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी मुंह में डालते हैं, अंदर डालते हैं। तो ये हो गया पोषण। अब पोषण में आ जाएगा फिर इसका पाचन। पोषण क्यों करते हैं ये भी एक कारण आता है। तो पोषण यदि हम करेंगे यानी भोजन खाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो जैविक क्रियाएं जो चर्चा किए हैं उस जैविक क्रिया को करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा क्षमता चाहिए ना, तो ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उनकी टूट फूट होती है तो उनका मेंटेनेंस होता है कि नहीं। और उनकी जो ऊर्जा का जरूरी उसको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा का निर्माण करने का काम करता है। ये बातों को हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने चर्चा किया क्या कि खाद्य पदार्थों का, समझ रहे ना, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण कहलाता है। चलिए पोषण का परिभाषा हम लोग को लिख लेना चाहिए, यहाँ पर कम से कम शॉर्ट में ही ये चर्चा भी है ना। खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, देखिए अंतर्ग्रहण का कहने का, अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया इनटेक। इसको हम लोग कह सकते हैं इनटेक। इनटेक कहने का मतलब अंदर लेना, मुंह में लेना। अंतर्ग्रहण मतलब मुंह में लेना, है ना। अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है, तो पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन कहलाता है। खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण कहलाता है। पोषण में एक बात और हम लोग चर्चा किए थे कि जैविक क्रियाओं के संचालन, ध्यान देंगे ना। तो क्या है पोषण में क्या होता है, पोषण क्यों चाहिए, क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन आ सकता है पोषण क्यों आवश्यक है, तो फिर क्या कहेंगे आप, पोषण क्यों आवश्यक है। तो क्या कहेंगे कि जैविक क्रियाओं के संचालन, है ना, लिखिए जैविक क्रियाओं के संचालन होती है। इसलिए क्या कह रहे थे हम लोग कि जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मती आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या क्या काम था यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया
कि जीवों क्रियाओं जैविक क्रियाओं का संचालन। जैविक क्रिया हम लोग कौन कौन चर्चा कर दिए थे, इन क्रियाओं को संचालन है ना। जैविक क्रिया भिन्न तरह के है ना, उत्सर्जन करना, पोषण करना, शोषण लेना, शोषण करना, पाचन, ये सब है। वृद्धि भी करता है वो। फिर उनकी कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है, उनकी मरम्मति आदि कार्यों के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भैया ये सारा कार्य क्या करते गए, तो ऊर्जा करेगा ना। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये ऊर्जा पोषण द्वारा मिलती है। अब पोषण भोजन द्वारा मिलती है, भोजन द्वारा कैसे मिलती है, तो जो भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं या यौगिक हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पौष्टिक तत्व भी कह सकते हैं ना, है ना, इसको पौष्टिक तत्व भी कहते हैं, पौष्टिक तत्व। अब इसको पौष्टिक तत्व के रूप में अगर चर्चा करते हैं तो या तत्व या यौगिक रूप में जब चर्चा करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं, विटामिन, फिर जल, फिर खनिज लवण। देखिए इन बातों को याद रखना आपको जरूरी है। ये हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, भोजन में जो खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से हम जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, हमारा वृद्धि होता है, हमारे शरीर की में वृद्धि होती है ना, लंबाई बढ़ती है ना, मोटाई बढ़ती है ना, शरीर के जो भी अंग की विकास होता है, अंगों में, अंगों की सुरक्षा होती है। टूट फूट अगर हो, कोशिकाएं फूटती है, कहने का टूट फूट का मतलब हुआ कि कोशिकाएं डैमेज अगर होती है तो फिर उसकी मरम्मति होती है या फिर से नई कोशिका का निर्माण जो होता है। ये सारे कार्यों कहने शॉर्ट में फिर एक बार देखते हैं कि जैविक क्रियाओं का संचालन, वृद्धि और टूट फूट की मरम्मति आदि कार्यों के लिए जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा पोषण के द्वारा खाद्य पदार्थ में जो हम लोग खाए जाने वाले पदार्थ हैं उसमें जो तत्व या यौगिक है उसी से हमें पूर्ति होती है, प्राप्त होती है। समझ में आ रही है। अब पौष्टिक तत्व क्या सब है, तो वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये हमारे मुख्य पौष्टिक तत्व हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। अब खनिज लवण के मतलब ये समझना कि खनिज लवण की जब चर्चा करते हैं, हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। खनिज लवण की चर्चा यदि करते हैं तो खनिज लवण, इसमें जैसे लोहा है कि नहीं, आप कैल्शियम और भी विभिन्न तरह के पदार्थ हैं, छोटे छोटे सो माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी कहते हैं। उन सभी पदार्थों की, जैसे जिंक है, जिंक की भी हमें आवश्यकता होती है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं जो एक खनिज लवण है, इनकी भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है और ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें भोजन के द्वारा मिलती है, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। और इनके द्वारा, पोषण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो विभिन्न तरह की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। क्लियर है। पोषण किसे कहते हैं, फिर से एक बार, पोषण खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण कहलाता है। पोषण क्यों आवश्यक है, तो हमें जो जैविक क्रिया करनी है, जीवों को जो जैविक क्रिया संचालन करनी होती है, उनकी वृद्धि या टूट फूट होती है आदि कार्यों को संपादन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से आता है, तो भोजन से आता है। भोजन में क्या होता है, तो पौष्टिक तत्व होता है। जो तत्व क्या है, विभिन्न तरह के मौलिक तत्व, वो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। जी हाँ, ये सबको हमें ध्यान रखना है ना। चलते हैं हम लोग आगे, अब कोशिश करते हैं शोषण की चर्चा करते हैं। देखिए पोषण की चर्चा हमने थोड़ा यहाँ किया है, आगे और हम लोग करने वाले पोषण एक टॉपिक ही विस्तृत रूप से करना है, इसलिए अभी घबराना नहीं है, हम आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं शोषण के बारे में। देखिए शोषण में क्या होता है, तो भैया शोषण के बारे में समझिए। हम जो भी पदार्थ भोजन करते हैं, गौर कीजिएगा, भोजन से जो पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में पहुंचती है, अब शरीर में पहुंचती है, आमाशय में, छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। वहां से वहां एक अंग होता है विलिया जिसको बोलते हैं,
रसांकुर बोलते हैं। वो रसांकुर में रक्त वाहिकाएं, रक्त की जो नली है, नस है, वो वहां पहुंचती है, वहां से वो उस पौष्टिक तत्व को सोख लेती है, खींच के अपने अंदर ले आती है। अब वो पौष्टिक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है वह जटिल है, वो डायरेक्ट हमारा कोशिका उसका उपयोग नहीं कर सकता है। समझिए बात को, उसका उपयोग हमारे कोशिका नहीं कर सकती है। उनको ऊर्जा के रूप में लाना होगा। जैसे हम लोग पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया, ग्लूकोज पाया जाता है, C6H12O2 नहीं, C6H12O6 रहता है। ये सीधे से सीधे हम लोगों का उपयोग में नहीं आता है ना। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही ऑक्सीजन चाहिए। और जब ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा तब ये हमारे लिए ये बनाता है CO2 और प्लस H2O और प्लस ऊर्जा, है ना। ये ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम आगे और चर्चा करना है ATP ट्राइफॉस्फेट। हम यहां आते हैं कि क्या हुआ, यहां ऊर्जा बनता है। हमने तो लिया कार्बोहाइड्रेट, खाया भोजन, खाया चावल, खाया चावल में कार्बोहाइड्रेट था, वो हमारे रक्त में आ गया, लेकिन वो पहुंचना है कहां, कोशिकाओं को। कोशिका ये लेके क्या करेगा, कुछ नहीं, उसके लिए काम का चीज ये नहीं है। कोशिका को चाहिए ये ऊर्जा। जल बाहर निकल जाएगा शरीर से, आवश्यकता के मुताबिक यूज होगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, श्वसन द्वारा छोड़ देते हैं। जल मूत्र के द्वारा शरीर से किडनी के होते हुए बाहर हमारे मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है। हमें प्राप्त क्या होता है, ऊर्जा। इसी ऊर्जा से हमारे शरीर की जितनी जैविक क्रियाएं हैं उनका संचालन होता है। समझ में आ रही है बात। इन्हीं संचालन का क्रिया को संचालित करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को जरूरत होता है। जब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6 आ जाता है, 6H2O लेते हैं, इस तरह से बैलेंस होता है। ठीक है, यानी हमको ऑक्सीजन चाहिए। इसको इससे ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है भैया, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। हम ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। और इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हमारा कोशिका एकदम से नहीं कर सकता है, वो जरूरी नहीं उसका। उसको चाहिए कोशिका को एनर्जी, वो एनर्जी को बनाएगा, एनर्जी उसको चाहिए जिससे वो अपना काम करेगा। हम तो लिया ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है भाई। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सब लिया। शरीर का हम ये सब कुछ नहीं लेंगे, हमको क्या चाहिए, ये ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा उसको चाहिए भैया, ऊर्जा चाहिए, इनको ये ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा देने के लिए कहां से आएगा, ये ऊर्जा देने में जो काम करेगा ये ऑक्सीजन करेगा, ये ऑक्सीजन चाहिए। इसी ऑक्सीजन को लेना श्वसन कहलाता है। भोजन ग्रहण करना हमने सीखा था, पोषण, और श्वसन श्वसन क्या समझते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण करना। अच्छा, ऑक्सीजन जब लेते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन में दो यही काम होता है। श्वसन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन में होता क्या है भाई, कि पोषण के द्वारा जो जटिल पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरण में अपचयन या उपचयन क्रियाओं के द्वारा होता है, इस प्रक्रम में को हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मुक्त होता है। श्वसन के द्वारा जीवों का सरलीकृत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब मुख्य बातें हो गई। अब हम क्या करना है, एक लैंग्वेज देना है, तो क्या कर सकते हैं,
तो पोषण क्या होता है देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। पोषण से प्राप्त प्राप्त जटिल अणु जो होते हैं, जटिल अणुओं का सरलीकरण है ना, सरलीकरण या अणुओं का सरलीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तथा CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसको भी लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 का उत्सर्जन होता है ना, यानी बाहर उत्सर्जन होता है, बाहर निकल जाता है, जिसे श्वसन कहते हैं। देखिए सारी बातें आ गई। पोषण से जो प्राप्त जटिल अणु हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो मिलता है उसका क्या कर रहे हैं, कहते हैं सरलीकरण होता है, यानी सरल अणु के रूप में वो उसका निर्माण होता है। इसमें ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, और इन सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं। आपका मतलब क्या हुआ कि हमें श्वसन में जीवों में सरलीकृत ऊर्जा का प्राप्ति होता है, सरलीकरण है ना, अणुओं का सरलीकरण होता है, या सरलीकृत ऊर्जा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अच्छा से लिखो। इसको यहाँ हम एक ब्रैकेट बना के लिख देते हैं, सरलीकृत ऊर्जा है ना, सरलीकृत ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्राप्त होती है, ठीक है ना, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। तो नोटेबल पॉइंट ये ही है कि इसमें कि ऑक्सीजन श्वसन में क्या होता है, श्वसन में ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं, है ना, तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लिख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ते हैं। क्लियर है ना, छोटी छोटी बातें। चलिए इसी तरह से अगर हम और भी क्रियाओं को देखें तो परिवहन, अब परिवहन में क्या होता है भैया, तो जैसे पोषक तत्व या ऊर्जा, सरलीकृत ऊर्जा है, अभी जो चर्चा किया था ना, सरलीकृत ऊर्जा को रक्त द्वारा कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, परिवहन कहते हैं। आप जानते हो ट्रांसपोर्ट होता है ना, गाड़ी सामान को ढोता है, तो यहाँ भी ऊर्जा को ढोने का काम करता है, ये परिवहन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
आप उत्सर्जन, अपचित भोजन जो पच जाता है, अपचित जो बच जाता है ना, अपचित भोजन जो अवशेष बच जाता है, अपचित अवशेष भोजन का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अपचित अवशेष, हम लोग भोजन किया, पौष्टिक तत्व निकल के खून में पहुंच गया, बाकी मल द्वारा निकल गया, है ना, ये है हमारा उत्सर्जन। हालांकि उत्सर्जन में मल निकलना, मूत्र निकलना, नाक से बलगम निकलना, आंख से कांची निकलना और शरीर से पसीना निकलना, पसीना में विभिन्न तरह का लवण का निकलना, सारा उत्सर्जन की क्रियाओं में आती है। कोशिकीय स्तर से भी उत्सर्जन होता है, जो त्वचा के रोमकूप रोम छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। आंख की कोशिकाओं के द्वारा भी उत्सर्जन होता है, जो हमें कांची के रूप में बाहर निकलता है। फेफड़ा एक अंग है, अंग के द्वारा भी अपने विसर्जित पदार्थ को बाहर छोड़ा जाता है ना। एक पाचन तंत्र है, तंत्र के द्वारा भी छोड़ा जाता है, समझ रहे ना। परिवहन तंत्र में जल होता है, अतिरिक्त जल हो गया, और उसमें अगर बहुत सारे अनुपयोगी अगर रसायन आ जाते हैं, वो सारा किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो परिवहन में हम लोगों को उत्सर्जन में हमें उत्सर्जी अंग के बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सब क्रिया विधियों को शॉर्ट में देखने का काम किया है। अब है प्रजनन। तो जीव जो है ना, जीव अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए, जीव अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए जो कार्य करते हैं, है ना, जनसंख्या वृद्धि करने के लिए जनन कार्य करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए किए गए कार्य प्रजनन क्रिया कहलाती है ना। इसके अलावा और भी हम लोग अगर चर्चा करना चाहेंगे तो इस विषय में हम लोग और भी आगे देख सकते हैं। जैसे होता है नियंत्रण एवं समन्वय करना। नियंत्रण करना, जैसे आप कोई काम को, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, तो पेन पे क्या होता है, हमारा नियंत्रण होता है। ये नियंत्रण हमारा हाथ करता है या दिमाग काम करता है? दिमाग से इसका कंट्रोल होता है। ये नियंत्रण और ये समन्वय भी, ये क्रियाएं जीव की गतिविधियों के अंतर्गत होती है। इनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये ध्यान रखना है हम लोग। उत्तेजनशीलता, हमें जो गुस्सा आ जाता है ना, हम हंसने लगते हैं ना, ये हमें जोश जो आ जाता है ना, ये सब भी जो है ना, ये सभी कार्य जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग इन सारे तथ्यों का एक से बार फिर से हम लोग अध्ययन करने के लिए उसको एक नजर से देखने का काम करते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि सभी जीवधारियों में जीवन का जीने की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिससे जीवन संबंधी कार्य संपादन होते हैं। व्यवस्था जिसे गति करना, वृद्धि करना, पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि, ये सारी क्रियाएं होती है। और ये सारी क्रियाएं कहाँ होती है, तो ये क्रियाएं जीव जो है वो जीव है या सजीव है या निर्जीव है, ये निर्धारण करती है। और ये कार्य जो होती है जीवों में, वो कहाँ होती है, तो आणविक स्तर पर होती है। आणविक स्तर मतलब बिल्कुल ही सूक्ष्म स्तर पर। और सूक्ष्म की यदि बात करते हैं, हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म अंग इकाई होता है कोशिका। कोशिका के अंग में होता है कोशिका द्रव्य, जिसे कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहा जाता है, जहां जीवों के सारे गुण, जीव द्रव्य में जीव सजीव के सारे गुण मौजूद
होते हैं। और ये कोशिका जो है सो निर्माण करते हैं उत्तक का, उत्तक से अंग का, और अंग से अंग तंत्र का निर्माण करती है ये कोशिकाएं, है ना। ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद ये जो विभिन्न तरह की क्रिया करती हैं, इन क्रियाओं की चर्चा हम लोगों ने किया है कि ये पोषण का काम करते हैं। पोषण क्या होता है, तो पोषण में हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, और उन भोजन के द्वारा क्या होता है कि उसमें जो पचित भोजन है, वो पौष्टिक तत्व जो है, उन पौष्टिक तत्वों के सहारे, जैसे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, खनिज लवण, इनका फिर ऊर्जा का निर्माण होता है जो श्वसन में हम लोग जानते हैं, और उन ऊर्जाओं से जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, उनकी वृद्धि विकास होती है, या टूटी फूटी जो कोशिकाएं होती है उनका मरम्मत इत्यादि होता है ना। पोषण की चर्चा हम लोगों ने किया था। अब हम लोगों ने पोषण के बाद श्वसन की चर्चा बताए कि श्वसन में क्या होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करती है, तो हमारे शरीर में जो भोजन के दौरान जो पौष्टिक तत्व प्राप्त हुआ था एक यौगिक तत्व के रूप में, उनका ये सरलीकृत करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, है ना। और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में के कणों में ऊर्जा समाहित होती है, और ये ऊर्जा जीव की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का काम करती है। ये एटीपी के बारे में हम लोग आगे और विस्तृत से पढ़ेंगे। यहाँ एक बार नाम और याद करते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, है ना। ये याद रखना। परिवहन की चर्चा हम लोगों ने किया, ऑक्सीजन का परिवहन होगा, और रक्त, ऑक्सीजन और रक्त दो ऐसे तत्व हैं जो विभिन्न पौष्टिक तत्वों का, खास करके रक्त जो है विभिन्न पौष्टिक तत्वों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, है ना। रक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन की चर्चा मैंने किया कि शरीर में जो अपचित भोजन बचता है, अपशिष्ट बचता है, वह शरीर से बाहर निकलती है, चाहे वो अपचित भोज्य पदार्थ हो, या फिर अपचित या अनुपयोगी जल हो, या अन्य रासायनिक पदार्थ जो शरीर में निर्मित हुए हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन क्रियाएं कहलाती है। इसके अलावा इन उत्सर्जन के अलावा भी माने शरीर में और कार्य होती है, जैसे कि प्रजनन की चर्चा हमने किया था, और नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा किया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, प्रश्न उत्तर को देखने का काम करते हैं।